साथियों नमस्कार। आज हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि जीएम क्रॉप्स क्या है, जीएम फसल क्या है या आनुवांशिक रूप से संवर्धित फसल क्या है, इसके लाभ और चुनौतियों का वर्णन करना है, साथ ही इसके उचित समाधान को भी लिखना है। जीएम क्रॉप्स अभी चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के पास DMH11 जो कि मस्टर्ड का एक जीएम वेराइटी है उसको लेकर चर्चा हो रहा है। पेंडिंग है मामला कि जीएम इस मतलब मस्टर्ड के जीएम क्रॉप्स को अप्रूवल दिया जाए या नहीं। तो जानेंगे जीएम क्रॉप्स क्या है, इसको कैसे लिखा जाए। जीएम क्रॉप्स क्या है तो लिख सकते हैं जीन एडिटिंग, जीन तकनीक द्वारा फसलों पर अन्य पादप मतलब पेड़ पौधे या जीवों विशेषकर सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जीन तकनीक द्वारा फसलों पर अन्य पादप या जीवों के डीएनए को स्थापित करके नई फसल की प्रजाति निर्मित करना जीएम क्रॉप्स या जीएम फसल कहलाता है। जीन एडिटिंग जीन तकनीक क्या है जिसके द्वारा एक जीवों या एक पेड़ पौधे के जीन को बेसिकली डीएनए को दूसरे जीव में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसका गुण उसमें आ जाए। जैसे कि जीएम क्रॉप्स का उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना, कीटों से सुरक्षा प्राप्त करना, सूखा बाढ़ को सहनीय बनाना, अधिक तापमान को सहनीय बनाना। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे उदाहरण बीटी कॉटन में बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस थ्रूजिएंसिस एक बैक्टीरिया है। बीटी कॉटन एवं गोल्डन राइस या गोल्डन चावल। तो ये हो गया जीएम क्रॉप्स का डेफिनेशन। जीन तकनीक द्वारा फसलों पर अन्य पादप या जीवों के डीएनए को स्थापित करके नई फसल की प्रजाति बनाना जीएम क्रॉप्स कहलाता है। उदाहरण बीटी कॉटन, गोल्डन राइस। अब जानते हैं भारत में क्या स्थिति है जीएम क्रॉप्स को लेकर। एट प्रेजेंट वर्तमान में भारत में एकमात्र जीएम फसल बीटी कपास या बीटी कॉटन को व्यावसायिक कृषि हेतु मंजूरी मिली है, जो कि 2002 में मिली है। मात्र एक ही इंडिया में जीएम क्रॉप्स है, ओनली वन, जिसका नाम है बीटी कॉटन। GEAC ये क्या है? GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि जीएम क्रॉप्स वगैरह को मंजूरी अप्रूवल देती है गवर्नमेंट की तरफ से। GEAC ने हाल ही फिलहाल में DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 सरसों एक जीएम क्रॉप्स है। ये भी DMH11 क्या है? एक जीएम क्रॉप्स को मंजूरी दी थी व्यावसायिक खेती के लिए, मंजूरी दी, परंतु इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है कि ये जीएम क्रॉप्स क्या है? हानिकारक है। अब क्या पूछा? इसके लाभ जीएम क्रॉप्स के लाभ लिखना है। क्या लाभ है? जीएम क्रॉप्स के
लाभ। क्या लाभ है जीएम क्रॉप्स के? पहला लाभ है उत्पादन वृद्धि, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो आयात की निर्भरता कमेगी। अभी मान लिया जाए 40-60% मस्टर्ड यानी सरसों का आयात किया जाता है विदेशों से। यदि जीएम क्रॉप्स का इंट्रोड्यूस किया जाए सरसों का, तो इसकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इंपोर्ट कम होगा, आयात बढ़ेगी। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय क्या होगी? बढ़ेगी। और क्या हो सकता है? जीएम क्रॉप्स जो होता है पोषकता से भरपूर होता है, पोषकता से, न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, से भरपूर। जैसे कि गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या होता है? विटामिन ए से रिच होता है वो। ये क्या होता है? क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है। बहुत सारे जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब अधिक तापमान को भी सह सकता है और फ्लड वगैरह को भी सहन कर सकता है, सूखा को भी सह सकता है। सूखा, अधिक तापमान को, अधिक ताप सहन कर सकता है। और क्या होता है? हर्बिसाइड, पीड़कनाशी रोधी, पीड़कनाशी सहनीय होता है, यानी कि हर्बिसाइड का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। हर्बिसाइड वैसे केमिकल जिसको अनडिजायरेबल प्लांट जो खेतों में होते हैं, अवांछित पदार्थ, घास वगैरह, उसको हटाने के लिए दिया जाता है। उससे ये मेन फसल को हानि नहीं होता है जीएम क्रॉप्स के। और क्या होता है? ये कीट पतंग सहनीय होता है, कीट पतंग का भी असर नहीं पड़ता। तो इतना लाभ है जीएम क्रॉप्स के। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना। इसका उत्पादक वृद्धि कैसे होगा, एक एक दो लाइन में डिस्क्राइब कर देना बस। अब हानि क्या है, चैलेंजेस, चुनौतियाँ। इसको क्या करना, उत्पादन में वृद्धि कैसे होगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना, उत्पादकता में वृद्धि। यदि जीएम क्रॉप्स को स्थापित किया जाए भारत में तो इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। कुछ चुनौतियाँ इससे संबंधित, जीएम क्रॉप्स की चुनौतियाँ या चैलेंजेज। चुनौती नंबर पहला, पर्यावरणीय चुनौती, पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित क्या है चुनौती? यदि जीएम क्रॉप्स को इस्टेब्लिश किया जाता है इंडिया में, तो जीएम क्रॉप से क्या होता है? जीन एडिटिंग हो जाता है। इससे जीएम क्रॉप्स पर यदि कीट पतंग इसके संपर्क में आते हैं और वही कीट पतंग, जैसे कीट पतंग जैसे तितली, मधुमक्खी, मक्खी वगैरह, तो ये दूसरे फसल पर यदि संपर्क में आते हैं तो उसका भी जीन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं जीन कंटामिनेशन। जीन कंटामिनेशन मतलब एक पौधे का जीन दूसरे में इंट्रोड्यूस हो जाना। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये पता नहीं है। जैसे मान लीजिए सरसों का जीन एडिटिंग किया गया, जीएम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया गया, सरसों पर तितली, मधुमक्खी वगैरह संपर्क में आई, वही मधुमक्खी दूसरे पौधे पर जाके संपर्क में आई, तो उससे क्या हानि होगा ये पता ही नहीं है स्वास्थ्य पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर। एक ये है। दूसरा क्या होता है, इससे जो जीन एडिटिंग पर कीट पतंग, तितली वगैरह जाएगी, इससे जैव विविधता ह्रास हो सकता है, जैव विविधता की हानि हो सकती है। दूसरा चैलेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तीसरा चैलेंज क्या हो सकता है? जीएम जो आर्थिक चुनौती, आर्थिक चुनौती में जीएम क्रॉप्स के जो सीड होते हैं, बीज, जीएम क्रॉप्स के बीज बहुत महंगे होते हैं, खरीदना क्या पॉसिबल। और एक बार जो बीज पौधा तैयार होता, हर बार दूसरा बीज खरीदना पड़ता है। ये चैलेंजेस है।
और दूसरे फसल में क्या होता है कि जो जीएम क्रॉप्स नहीं है उसमें एक ही पौधे के बीज को फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग के दौरान उसको स्टोर कर लिया जाता है, वही बीज अगले सीजन में लगाया जाता है। तो इसमें आर्थिक चुनौती क्या है, बीज महंगा होता है, हर बार दूसरा बीज खरीदना पड़ता है, जो कि एक इकोनॉमिकल चैलेंजेज है किसानों के पास। अभी जो हाल फिलहाल में DMH 11 एक जीएम सरसों है, जीएम मस्टर्ड है, इसकी चर्चा हो रही है। ये क्या है, हर्बिसाइड टोलरेंट है, यानी पीड़कनाशी का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी खास एक निश्चित पीड़कनाशी के प्रति ये व्यवहार है इसका, एक निश्चित किसी दूसरे केमिकल के पेस्टिसाइड से ये सहनीय नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता है, किसी खेत में यदि एक ही हर्बिसाइड का प्रयोग बार बार किया जाता है तो उसमें पाए जाने वाले जो हर्ब होते हैं, घास वगैरह, अवांछित प्लांट, उसमें एक सुपर बग डेवलप होता है। सुपर बग क्या है, जिस प्रकार मनुष्यों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है अधिक एंटीबायोटिक और एक ही एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, उसी टाइप का। इससे फिर एक निश्चित टाइम के बाद इस पेस्टिसाइड का इफेक्ट उस अनडिजायरेबल प्लांट पर नहीं पड़ता। तो एक ये चुनौती है। दूसरा क्या है, निर्यात। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चुनौती है, निर्यात को लेकर चुनौती। मार्केटिंग कैसे किया जाए। यदि हम जीएम क्रॉप्स को चाहेंगे कि दूसरे देशों में निर्यात किया जाए, भेजा जाए, बेचा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम नन जीएमओ मार्किंग नहीं कर पाएंगे। और अधिक यूरोपीय देशों में नन जीएमओ प्रोडक्ट की मांग है। नन जीएमओ प्रोडक्ट मतलब जो जीन मॉडिफाइड नहीं है। नन जीएमओ मतलब जीन मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। तो नन जीएमओ नहीं होने का कारण ये हम विदेशों में निर्यात इसका नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंजेज है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका पूरी तरह अध्ययन भी नहीं किया जा चुका है। कहा जाता है कि एलर्जी वगैरह होने की चांस है। और क्या होता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना होती है। ऑटो इम्यून डिजीज में अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही सेल के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट की ये चिंता है कि यदि जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में और जीन कंटामिनेशन होता है दूसरे फसलों से ये मनुष्य में जाएगा, अनेक जीवों पर जाएगा और इसको फिर सुधारना मुश्किल है। रिवर्स, एक बार जीन कंटामिनेशन होने के बाद इसको रिवर्स करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए, समाधान। तो पहला, रिसर्च एंड स्टडी करना चाहिए डेटा को जीएम क्रॉप्स के इंट्रोड्यूस करने को लेकर। हालांकि जो 2002 में बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया वो तो एडिबल नहीं है, उसका रेशा बनाया जाता है। तो मानव इम्पैक्ट, स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो असेसमेंट नहीं हो पाया है बराबर। तो रिसर्च एंड स्टडी करना चाहिए जीएम क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर, एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम इसका कर सकते हैं एक बार ट्रायल, छोटे से क्षेत्र में क्या होता है। तो पायलट प्रोजेक्ट मतलब वैसा प्रोजेक्ट एक ट्रायल के रूप में किया जाता है एक छोटे से क्षेत्र में, उसके बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे जीएम क्रॉप्स, ऐसे टेक्निक का इस्टेब्लिश किया जाए जो सस्टेनेबल हो, जिसका इम्पैक्ट ना तो अधिक पर्यावरण के लिए दुष्प्रभावित हो, ना मानव स्वास्थ्य के लिए और अन्य जीवों के लिए, जिसका सामाजिक आर्थिक लाभ हो। सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं वो लॉन्ग टर्म में रन ही नहीं कर सकता है। एक और उपाय किया जा सकता है कि जो पादप प्रेजेंट हैं उसी पौधे के जीन में उत्परिवर्तन किया जा सकता है, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, या CRISPR-Cas9 वगैरह जैसे तकनीकों द्वारा
जो पौधे हैं उसी में चेंजिंग किया जा सकता है जीन के द्वारा। इसमें नए जीन को नए डीएनए को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। जो पौधे में जीन प्रेजेंट है उसी में यदि कुछ चेंजिंग किया जाए जिससे वो सूखे को सह सके, कीट पतंगों को सह सके, हर्बिसाइड को सह सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट बन सके, तो इस पर काम किया जा सकता है। इसके लिए क्या होनी चाहिए? रिसर्च होनी चाहिए और स्टडी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा क्या है? सॉल्यूशन है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में लिखा जा सकता है, यद्यपि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल की कमी आदि अन्य दुष्प्रभावों से निपटने हेतु कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग लाजिमी है। लाजिमी मतलब स्वाभाविक है, करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। अधिक जनसंख्या भी ले सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अधिक जनसंख्या, जल की कमी, सूखाग्रस्त, कहीं बाढ़, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तथापि इसके प्रयोग से पहले पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवों पर प्रभाव की असेसमेंट मतलब जांच, वो अध्ययन करना जरूरी है, ताकि यह लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक बने रहे, लंबे समय तक बने रहे, वो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर है जीएम क्रॉप्स के संबंध में। जीएम क्रॉप्स क्या है, इसके लाभ और चुनौतियों का वर्णन करें, साथ ही इसके उचित समाधान को लिखें।